हेलो एंड वेलकम टू अंकित चौधरी एजुकेशन। एंड आज की क्लास में गाइस डिस्कस करने वाले हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर एसी। तो ये स्क्रीन पे दिया गया जो दूसरा क्वेश्चन है, यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा बिकॉज इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। पढ़ते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ आपसे पूछा हुआ है कि एक डिवाइस है जिसका नाम एक्स है, जिसको आपने कनेक्ट किया है एसी सोर्स के साथ। अगर वेरिएशन की बात करूं वोल्टेज, करंट और पावर के केस में, तो एक ग्राफ के थ्रू ये सारे वेरिएशन यहाँ पे रिप्रेजेंट कराए गए हैं। आपको इस ग्राफ को देखना है, समझना है और फिर कुछ आंसर्स करने हैं, जैसे कि कौन सा डिवाइस एक्स है, जिस डिवाइस को आपने कनेक्ट किया है पूरे सर्किट में, उस डिवाइस का नाम क्या है। उसके बाद तीनों पार्ट हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। अगर मैं एक्स की बात करूं तो यहाँ पे एक्स जो है ये कैपेसिटर होने वाला है। हमें कैसे पता एक्स कैपेसिटर होने वाला है? देखो, वैसे एक्स एक इंडक्टर भी हो सकता था, एक्स कैपेसिटर भी हो सकता था, बट हम इतने श्योर क्यों हैं? तो आप इस ग्राफ को जब ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे चीजें ना π/2 से वैरी कर रही है, ठीक है। और साथ में आपको अंत में ये चीज समझ आएगी कि ओवरऑल फुल साइकिल में वैल्यू कितनी है, 0 है। तो अगर आप ना पूरे साइकिल में पावर की वैल्यू देखोगे तो वो पावर की वैल्यू निकल के आएगी 0। और 0 तभी होता है जब आपके इस सर्किट के अंदर कैपेसिटर कनेक्टेड हो। तो इसलिए इस डिवाइस एक्स का नाम हमारा क्या होने वाला है? ऑब्वियसली कैपेसिटर होने वाला है। ये चीज समझ गए? ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि विच ऑफ द कर्व, यानी कि ए बी सी, इसमें 3 कर्व है, इनमें से ये तीनों कर्व क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअली। तो अगर मैं हर एक कर्व की बात करूं तो कर्व ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया था, पावर। क्योंकि कर्व ए के ही समय में हमारे पास जो एवरेज वैल्यू है ना वो 0 निकल के आएगी, राइट। और पावर की जो एवरेज वैल्यू है वो हमेशा 0 निकल के आती है। दूसरा रीजन ये भी है कि पावर हमेशा मैक्सिमम होता है, तो आप ए को देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा है, तो इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि ए जो है ये पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं बात करता हूं बी की, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज, ठीक है। अब हमें कैसे पता है बी वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो पावर और वोल्टेज के केस में जो डिफरेंस होता है फेज का होता है π/2। तो यहाँ पे बी को देखो और यहाँ पे ए को देखो, क्योंकि ए पावर बन चुका है तो इसी के साथ इसका जो डिफरेंस होगा वो होगा π/2 का। इसलिए यहाँ पे बी जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्वियसली वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरीके से वोल्टेज और करंट के केस में जो फेज का डिफरेंस होता है वो भी होता है π/2 का। तो अल्टीमेटली सी जो है वो सी रिप्रेजेंट करने वाला है आपके करंट को, राइट। तो ये अपना सी है, आप ध्यान से देख लो, इस तरीके से जा रहा है और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि तीनों केस में π/2 फेज का डिफर आता है, पावर, वोल्टेज और करंट में। आगे बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में पूछा हुआ है कि किस तरीके से इंपेडेंस वैरी करेगा फ्रीक्वेंसी के साथ जब आप उसको एसी सोर्स में कनेक्ट कर दोगे। तो आप यहाँ पे देखो, ये इंपेडेंस का हमारे पास फॉर्मूला है। अब अगर इस फॉर्मूले में ध्यान से नोट करोगे तो जो हमारा इंपेडेंस और जो फ्रीक्वेंसी है, एफ दिख रहा है आपको, ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नहीं तो आप यहाँ पे भी नोट कर सकते हो, ये इंपेडेंस का फॉर्मूला निकल के आता है जहां पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इनडायरेक्टली मैं ये कह सकता हूं ये एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस तरीके से सडन डिक्लाइन आएगा। जब कभी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो उस समय आपका इंपेडेंस बहुत कम होगा। आप यहाँ पे नोट करो, इस चीज को आप ध्यान से देखो। यहां पे देखो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, तो इंपेडेंस अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो देखो कितना कम है इस एक्स एक्स वाई एक्सिस पे, राइट। तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ जो इसका डिप करेगा, राइट। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑब्टेन करो करंट के लिए इन दी सर्किट एंड इट्स फेज रिलेशन विद एसी वोल्टेज, राइट। तो आइए इसका एक्सप्रेशन भी ड्रॉ करके देख ले, यानी कि बना के देख ले। तो सबसे पहले हम वोल्टेज के साथ एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू V नोट साइन ओमेगा टी, राइट। अब हमें पता है कि हमारे सर्किट में कैपेसिटेंस लगा हुआ है, तो C की वैल्यू होती है Q डिवाइडेड बाई V नोट। इस बात को ध्यान रखें। अब यहां से अगर मैं Q निकालने की कोशिश करूं तो V नोट इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू CV नोट आ जाएगा। समझ गए इस बात को? अच्छा, अब आपको इतना मालूम पड़ गया है कि ये फॉर्मूला किस तरीके से हमने एक्सपैंड कर लिया। तो आ जाओ करंट पे, क्योंकि हमें वही निकालना है। तो करंट का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो हमेशा निकल के आता है dq डिवाइडेड बाई dt। समझ में आ गया यहां तक? अब जो Q है ना, उस Q को आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CV नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। देखो यहाँ पे Q हमारा आया था CV नोट साइन ओमेगा टी, इसलिए लगाया क्योंकि हमें एक तो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना, ऊपर से हमें फेज चाहिए। तो इस Q की जगह ना हम ये पूरी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये पूरी वैल्यू निकल के आ जाएगी, राइट। ओके, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे ओमेगा कैसे आया, तो जाहिर सी बात है फिर इसका हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन किया। तो डिफरेंशिएशन जब किया हमने तो उसके बाद यहाँ पे डिफरेंशिएट होकर ये ओमेगा इस तरफ आ गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पे I इज गोइंग टू बी क्या होने वाला है, dq डिवाइडेड बाई dt। और आपको इतना पता है कि जो हमारे पास करंट का फॉर्मूला होता है, करंट का फॉर्मूला हमेशा होता है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब आप सोच रहे हो ये रेजिस्टेंस क्या है? बिल्कुल यही रेजिस्टेंस है। जब कभी भी आपके सर्किट में एक कैपेसिटर लगा होता है या कैपेसिटेंस कह लो उसको, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 में ओमेगा सी। अगर आप डिटेल में समझो तो I इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, होता है V डिवाइडेड बाई R। और मैं यही तो कह रहा हूँ, R की जगह ना आप यहाँ पे लिख लो यार 1 में ओमेगा सी।
ठीक है, ये 1/ओमेगा c यहाँ पे दिख गया आपको, ठीक है। और इस v की जगह हम लिख लेंगे v नॉट cos ओमेगा t। इस बात को समझ लो अच्छे से, यहाँ पे भी cos आएगा क्योंकि जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ पे cos आ जाएगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको? ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सारी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद ये हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा, जहां पे अगर आप वापस 1/ओमेगा c को लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको xc, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और इसको कन्वर्ट करना चाहो cos ओमेगा t को तो आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो π/2 के फेज डिफरेंस के साथ। और ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम है। तो इस तरीके से हमारा करंट का जो है डेरिवेशन निकल के आ गया विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल। किया कुछ नहीं, पोटेंशियल यहाँ पे सबसे पहले लिखा, यानी इसका एक्सप्रेशन लिखा, फिर हमने कैपेसिटेंस लगाया था सर्किट में, इसलिए हमने कैपेसिटेंस का फॉर्मुला लिख लिया, उससे हमने चार्ज निकाल लिया। उसके बाद करंट का जो सिंपल फॉर्मुला होता है dq/dt, उसमें हमने चार्ज को इस पूरे वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने के बाद जो हमारा करंट का दूसरा फॉर्मुला होता है, जहां पे हम v/r लिखते हैं, उस r की जगह हमने ये लिख दिया, और उसके बाद हमने इसको π/2 फेज डिफरेंस से बदल दिया। तो ये हमारा डेरिवेशन निकल के आ गया। बढ़ते हैं हम आज के अगले सवाल की ओर, जहां आपसे बोला हुआ है कि एक एसी सोर्स है, वो जनरेट कर रहा है ये वोल्टेज v इज इक्वल्स टू v नॉट साइन ओमेगा टी, यानी एक्सप्रेशन की फॉर्म में दिया हुआ है। उसको आपने कनेक्ट कर दिया, इस एसी सोर्स को कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर के साथ, जिसकी कैपेसिटेंस है c। आपसे बोला हुआ है कि एक्सप्रेशन ऑब्टेन करो करंट जब फ्लो कर रहा होगा सर्किट के अंदर तब, ठीक है। यानी कि करंट के लिए एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, साथ में आपको पोटेंशियल और करंट वर्सेस ग्राफ जो है वो भी प्लॉट करना है। समझ में आ रहा है? फेज डिफरेंस π/2 का होना चाहिए, हमेशा वोल्टेज अहेड होना चाहिए π/2 से। तो आइए समझते हैं इस बात को, कैसे हम एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे करंट के लिए। वैसे तो मैंने पीछे आपको करा दिया करंट के लिए एक्सप्रेशन। देखो, पोटेंशियल की मदद से जब भी करंट की बारी आती है तो हम कुछ इसी तरीके से ऑब्टेन करते हैं। सबसे पहले हम v लिखेंगे, v इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, हमारे क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, क्योंकि हमारा सोर्स जो इतना वोल्टेज जनरेट कर रहा है। फिर v की वैल्यू होती है q/c, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, राइट? ओके, बाकी आप यहाँ पे i इज इक्वल टू dq/dt एज इट इज लिखते ही हो। और फिर अगर मैं बात करूं i नोट की, तो i नोट क्या हो सकता है? v नोट डिवाइडेड बाई r, और r की जगह मैं लिख सकता हूं 1/ओमेगा c। अभी मैंने आपको समझाया था। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाना। और अगर मैं लिखना चाहूं i इज इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो ये मैं पहले भी लिख सकता था, क्योंकि ये जनरल करंट का एक्सप्रेशन होता है। तो फिर आप सोच रहे हो कि इतनी सारी चीजें क्यों करी, जब करंट का ये फॉर्मूला हमें पता ही है, तो हमने पीछे ये सब कुछ क्यों किया? क्योंकि हमें करंट का जो एक्सप्रेशन है वो इस सोर्स पोटेंशियल की मदद से ड्राइव करना था, और हमें ये शो करना था कि इसमें इस्तेमाल हुए जितने भी एलिमेंट है ना, वो कहीं ना कहीं यहां से ही सोर्स बन के आ रहा है। अब आप सोच के देखो, जो ये आई नोट है यहाँ पे, ठीक है, ये आई नोट पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया, और इस आई नोट को सोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? वी नोट। और वी नोट कहां समाया है? इस वी में। तो अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया, इसीलिए हमें ये सारी चीजें करके दिखानी पड़ी। वरना हमारे पास जनरल फॉर्मुला करंट का यही होता है, हमें कभी भी एक सर्किट के अंदर फॉर्मुला ड्राइव नहीं करना करंट का, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बट इसका रिलेशन कहां से आया, इसलिए मैंने आपको समझा दिया है। और सोर्स हमारा पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल की मदद से इसमें इस्तेमाल होने वाली सारी चीजों को हमने यहाँ पे दिखाया है। अब अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहो ना, क्योंकि आपसे बोला भी हुआ है पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ, तो बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हो। तो ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको ऊपर वाला, ये है पोटेंशियल, और ये डॉटेड दिख रहा है, ये करंट है, और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस दिख रहा है, ये है π/2। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट कर लिया। बढ़ते सवाल के दूसरे हिस्से में, जहां बोला हुआ है कि एक रजिस्टर है, जहां 200 ओम का आपने रजिस्टर लगा रखा है, और कैपेसिटर जो है उसकी वैल्यू है 15 माइक्रोफैराड है। ओके, इसको आपने सीरीज में कनेक्ट किया, इन दोनों को, रजिस्टर को भी और कैपेसिटर को भी, और सप्लाई दे रहे हो 220 वोल्ट का, और 50 हर्ट्ज एसी सोर्स की वैल्यू है यहाँ पे। तो कितना करंट जो है वहां पे होगा, यही चीज आपको कैलकुलेट करना है। ओके, तो करंट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या लगाया हुआ है? जाहिर सी बात है, एक रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मुला होता है ना, कैपेसिटेंस के केस में रजिस्टर का फॉर्मुला होता है xc इज इक्वल टू 1/2 पाई फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाई कैपेसिटेंस, ठीक है। ओके, और इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू भी हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है। वैसे तो ये 200 दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 200 है, तो इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आप 200 लिख लेना। ओके, और दूसरा, जब हम निकालेंगे ओवरऑल वैल्यू करंट की, ठीक है, क्योंकि करंट ही पूछा हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है v/z। इसके लिए z निकालना पड़ेगा। z निकालने के लिए हम क्या करेंगे? r² प्लस में x², ठीक है। अब देखो, xc तो हमने यहाँ पे निकाल रखा है, मतलब हमें दे रखा है, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, xc की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? देखो, जो R है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, और जब ये दोनों पुट कर दोगे तो आपके पास Z की वैल्यू आ जाएगी 291.5 ओम। उसके बाद यहाँ पे करंट के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर लेना, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा करंट निकल के आया, जो कि हमारे सवाल में पूछा हुआ था हमसे। तो आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिए गए, जिसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, और इसे आपको सॉल्व करके लाना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।